नेक्स्ट चैप्टर जो है या नेक्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का स्टूडेंट्स, वो है कंट्रोलिंग। ये लास्ट स्टेप है, लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। कंट्रोलिंग में हम बेसिकली जो हमने प्लान बनाया था उसके बेसिस पे हम स्टैंडर्ड्स बनाते हैं कि हमें ये अचीव करना है। मतलब हम अपने प्लान को क्वांटिफाई कर लेते हैं, जैसे हमें इतने यूनिट्स बनानी है इस पर्टिकुलर प्लानिंग पीरियड में, या फिर इतना रेवेन्यू अर्न करना है, या फिर इतना प्रॉफिट अर्न करना है, या फिर हमारी इमेज को, कंपनी की इमेज को पहले से अच्छा करना है, या फिर कस्टमर के सेटिस्फेक्शन लेवल को इम्प्रूव करना है। कुछ भी आपका प्लान हो सकता है, उसको आप यहाँ पे क्वांटिफाई करते हैं। ये हो गया हमारा मेकिंग स्टैंडर्ड्स। और जब डायरेक्टिंग जब पूरी हो चुकी होती है, मतलब जब प्लान पीरियड खत्म हो चुका होता है, तो उसके एंड में जो रिजल्ट्स हमें एक्चुअल रिजल्ट्स आते हैं उसको हम इन स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। तो हमने प्लान बनाया था कि हमें अपनी सेल्स को डबल करना है। सेल्स पहले हमारी 2 लाख यूनिट्स की थी, इसका मतलब अब प्लानिंग पीरियड में हमारी सेल्स 4 लाख यूनिट्स की होनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द प्लानिंग पीरियड हमने देखा कि हमारी एक्चुअल सेल्स जो है वो 3,90,000 यूनिट्स की ही हुई है, 4 लैक्स के बजाय। तो हम उसे प्लान्ड या जो हमारा स्टैंडर्ड था 4 लाख यूनिट्स, उससे कंपेयर करते हैं। 10,000 यूनिट्स का हमें यहाँ पे वेरिएशन मिलता है, जो कि अनफेवरेबल वेरिएशन है। उस वेरिएशन को के रीजंस फिर हम पता करते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या रीजंस रहे जिसकी वजह से 10,000 यूनिट्स कम प्रोड्यूस हुई हैं, जबकि हमने 4 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन प्लान किया था। और उसके रीजंस पता चलने के बाद उन रीजंस के लिए हम करेक्टिव मेजर्स या करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, ताकि दोबारा ऐसा कोई डिविएशन हमारे प्लान और एक्चुअल में या स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल में ना आए। सो दिस इज व्हाट इज कंट्रोलिंग। सो जब एक बार प्लान्स बन जाते हैं और उन्हें एक्शन में रख दिया जाता है, मतलब उन पे काम चालू हो जाता है डायरेक्टिंग के थ्रू, ये जज करना नेसेसरी हो जाता है कि हम जो एक्चुअल रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको रेगुलरली मेजर करते रहें एज अगेंस्ट व्हाट वी प्लान्ड, ताकि हमें पता चलता रहे कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड टारगेट से कंपेयर करने के प्रोसेस को ही हम कंट्रोलिंग कहते हैं। और फिर हम जो भी डिविएशंस होते हैं प्लान्ड टारगेट्स में, जिसको हम क्वांटिफाई कर चुके होते हैं, और जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं, इन दोनों में हम कंपैरिजन करते हैं। मतलब प्लान टारगेट्स और एक्चुअल रिजल्ट्स में कंपैरिजन करते हैं, वहां पे जो डिविएशन दिखता है उसके लिए हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। आप स्टूडेंट्स इसको ऐसा समझ सकते हैं कि आपने क्लास 11 में, 11th क्लास जब स्टार्ट हुई आपका 11th का एकेडमिक ईयर, तो आपने प्लान किया कि 11th में आप 75% अटेन करेंगे। 11th पूरा एकेडमिक ईयर खत्म हो गया, आपका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आपके पास आ गया, और आपको पता चला कि रिजल्ट जो है वो 73% का है। तो 2% का जो डिविएशन आया है वो क्यों आया, उसको आप एनालाइज करते हो, ताकि 12th क्लास में ऐसा कोई इशू ना आए। एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। ऑब्जेक्टिव कंट्रोलिंग का ये है कि हम इंश्योर करें कि जो हम वर्क कर रहे हैं, जो हमारा काम चल रहा है डायरेक्टिंग फेज में, वो प्लान के मुताबिक ही हो, हम प्लान से डिविएट ना करें। तो कंट्रोलिंग हमें जो पर्पसेस सर्व करती है उसमें पहला है, मैनेजर्स को ये इनेबल करती है कि वो एरर्स को डिटेक्ट करें, वो एरर्स जो काम के दौरान हो रहे हैं, और फिर उनके लिए करेक्टिव एक्शंस लें, और वो एरर दोबारा ना हो उनको रोकने की कोशिश की जाए। इसके अलावा कंट्रोलिंग आपको प्रॉपर डायरेक्शन देता है कि आपका वर्क आपके प्लान को कंफर्म कर रहा है, उसके हिसाब से ही चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब हम देख रहे हैं स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। पहला स्टेप है हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। तो हम प्लान के बेसिस पे कुछ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, जो क्वांटिफाइबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि हम अपनी सेल्स को डबल करना चाहते हैं, 2 लाख है अभी, उसको हम 4 लैक्स करना चाहते हैं, तो 4 लैक्स इज अवर स्टैंडर्ड ऑफ एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड। सबसे पहला स्टेप कंट्रोलिंग में होता है स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करना।
वो स्टैंडर्ड्स जो हम मीट करना चाहते हैं, और ये स्टैंडर्ड्स हमारे प्लान के बेसिस पे होते हैं, और इन्हीं स्टैंडर्ड्स से फिर हम एक्चुअल रिजल्ट्स को इवेल्युएट या कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है ये चेक करने का कि आपको प्लानिंग पीरियड के एंड में सक्सेस मिली या फेलियर हुआ। ये स्टैंडर्ड्स इस तरह के हो सकते हैं: फिजिकल स्टैंडर्ड्स लाइक नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल, मैन एंड मशीन आवर्स एटसेट्रा, कि आपको इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है या बेचनी है या खरीदनी है रॉ मटेरियल की, बेचनी है तो फिनिश गुड्स की, प्रोडक्शन है तो फिनिश गुड्स का, या इतने मैन आवर्स का काम करना है या इतने मशीन आवर्स का काम करना है। मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स भी हो सकते हैं कि हमको सेल्स इतनी अचीव करनी है या एक्सपेंस हमारे इतने होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, या फिर लायबिलिटीज हमारी सिर्फ इतनी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। इंटेंजिबल स्टैंडर्ड्स भी हो सकते हैं कि हमको कस्टमर सर्विस का हमारा लेवल जो है उसको इम्प्रूव करना है, या फिर फर्म की रेपुटेशन को मार्केट में अच्छा करना है। स्टैंडर्ड्स रिफ्लेक्ट करता है कि आप अल्टीमेटली किस तरह का परफॉर्मेंस चाहते हैं अपनी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन से। मैनेजमेंट इन स्टैंडर्ड्स को सेट करता है अपने गोल्स, मतलब अपने प्लान्स के बेसिस पे। दूसरा स्टेप है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। जब प्लानिंग पीरियड आपका खत्म हो गया, जब आपने सारे काम कर लिए, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, सेल्स का हो, तो उसके एंड में आप जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं उसको आप मेजर करते हैं, जिसको हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को मेजर भी करना चाहिए और उसको डॉक्यूमेंट भी करना चाहिए टाइमली, ताकि हमको पता चलता रहे किस टाइम पे एग्जैक्टली कौन सा काम खत्म हुआ और कितना हमने अचीव किया, कि हम उसकी इफेक्टिव रिपोर्टिंग कर सकें। परफॉर्मेंस की रिपोर्टिंग रेगुलर इंटरवल पे की जाती है, ताकि टॉप मैनेजमेंट को पता चल सके कि जो उन्होंने प्लान किया था उसके हिसाब से ही काम हो रहा है या उसमें कुछ डिविएशन है। मेजरमेंट जब काम चल रहा हो तभी करना चाहिए, प्लानिंग पीरियड के एंड में नहीं करना चाहिए, ताकि हमें पता चलता रहे कि क्या हुआ है और क्या होने की संभावना है। परफॉर्मेंस को मेजर हम रेगुलर इंटरवल्स में करते हैं, वो वीकली भी हो सकता है, मंथली भी, क्वार्टरली भी। कंटिन्यूअस मेजरमेंट करते रहना चाहिए अपने परफॉर्मेंस का, ताकि आपको पता चलता रहे। जैसे आप क्लास 11 का मैंने एग्जांपल दिया था, तो आप क्लास 11th पूरा एकेडमिक ईयर खत्म होने से पहले ही आपके क्लास टेस्ट, क्वार्टरली एग्जाम्स के रिजल्ट से आप मेजर करते रहिए कि आपने जो प्लान किया था 75% अचीव करना, वैसा आप वाकई में इन क्लास टेस्ट और इंटरनल एग्जाम्स या क्वार्टरली एग्जाम्स में कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि कंटिन्यूअस मेजरमेंट करने में टाइम और एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, आपका ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा खर्चा लगता है, और ये आपके डे टू डे ऑपरेशंस को अफेक्ट भी करता है, पर फिर भी करना ज़रूरी है, ताकि हम अपने एक्शंस की, अपने वर्क की डायरेक्शन सही कर सकें। मतलब हम ये इंश्योर कर सकें कि हमारा जो काम चल रहा है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। एक बार हमको एक्चुअल परफॉर्मेंस पता चल गया, उसके बाद हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करते हैं। दैट इज अवर थर्ड स्टेप इन कंट्रोलिंग। कंपैरिजन करने से हमें पता चलता है कि हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड में कितना डिविएशन रहा, कितना डिफरेंस रहा। अगर परफॉर्मेंस हमारा स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है, और अगर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि जो डिविएशन हुआ उसकी वजह क्या है। और वही हमारा नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज एनालाइजिंग डिविएशन। सारे डिविएशंस को कंट्रोल करना ना तो फीजिबल है और ना ही इकोनॉमिकल है, तो कुछ डिविएशंस हमेशा ही होते हैं रियल लाइफ में। इसलिए डिविएशंस की एक्सेप्टेबल रेंज फिक्स करना जरूरी है। तो आप पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि 5% प्लस या माइनस में जो भी डिवीजन रहेगा, दैट वुड बी एक्सेप्टेबल। इट कैन बी एनी अदर परसेंटेज इवन। जब डिविएशन प्लान्ड और एक्चुअल में अच्छा खासा होता है, तो फिर उसका डिटेल एनालिसिस करना जरूरी हो जाता है, ताकि हमको पता चल सके कि किन कारणों की वजह से डिविएशन हुआ। डिविएशन प्लानिंग मैटर्स की वजह से भी हो सकता है कि आपने प्लान ही सही नहीं बनाया था, या फिर प्लान सही था पर उसका इम्प्लीमेंटेशन डिफेक्टिव रहा, अच्छे से नहीं हो पाया, या फिर एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस जो था वो केयरफुल नहीं था, केयरलेस था, या फिर एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे चेंज हुए जो आपके कंट्रोल में नहीं थे, उसकी वजह से भी डिविएशन हो सकता है। फिफ्थ स्टेप में
एक बार जब हमें डिवीजन के रीजंस पता चल गए तो हम फिर करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। तो जब तक आप रेमेडियल एक्शंस या करेक्टिव एक्शंस नहीं लेंगे, तब तक आपका कंट्रोलिंग का पूरा प्रोसेस खत्म नहीं होता है। डिविएशंस के लिए करेक्टिव मेजर्स लेना इसलिए ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में वो डिविएशंस दोबारा ना हो, अगर वो आपके कंट्रोल में है तो। तो डिविएशंस के पीछे जो फैक्टर्स थे, उनको ध्यान में रखते हुए करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से कम भी हो सकता है और उसके रीजंस इनएडिक्वेट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो सकता है। आपने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अच्छे से नहीं की है, मतलब आपने पूरे तरह से पावर्स नहीं दिए हैं, या फिर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से लोअर लेवल को नहीं समझाई है, या फिर उनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई है, या फिर मशीनरीज हम ऑब्सोलीट यूज कर रहे हैं, या फिर पावर ब्रेकडाउन हुआ है, मोटिवेशन एम्प्लॉयज का कम रहा है, और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके। अगर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता उन रीजंस की वजह से जो मैनेजर्स के कंट्रोल के बाहर हैं, तो फिर हमें अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करने की जरूरत है। उनको हमको डाउनवर्ड मतलब थोड़ा कम करना पड़ेगा। हम हायर स्टैंडर्ड्स से फिर वहां पे काम नहीं कर सकते। और अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका मतलब है कि हमारा प्लान अच्छा नहीं बना हुआ था। हमें फिर अपने स्टैंडर्ड्स को ही रिवाइज करना पड़ेगा अपवर्ड। मतलब हमें अपने स्टैंडर्ड्स को ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है कंट्रोलिंग में, वो है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब है कि टॉप मैनेजमेंट उन्हीं चीज़ों पे डिसीजंस लेता है, उन्हीं पे ध्यान देता है जो बहुत ही एक्सेप्शनल हैं। जो रेगुलर सर्कमस्टेंसेस या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो लोअर लेवल पे छोड़ दी जाती हैं। इसे हम कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मतलब मैनेजमेंट इंटरफियर्स ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस। लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, न्यूमरस एक्टिविटीज होती हैं, इसलिए टॉप मैनेजमेंट के लिए ना तो ये फीजिबल है कि वो उनको सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करे, ना ही डिजायरेबल है कि वो सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करे, क्योंकि बहुत सारी मैक्सिमम एक्टिविटीज मिडिल और लोअर लेवल के लिए छोड़ दी जाती हैं। कंट्रोल ज़्यादा इफेक्टिव होगा और ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा अगर टॉप मैनेजमेंट सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे कंसंट्रेट करे जो एक्सेप्शनल है, जो सीरियस डिविएशन है उन्हीं पे ही। दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। इसी चीज को हम कंट्रोल बाय एक्सेप्शन कहते हैं या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहते हैं। मतलब मैनेजमेंट सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ही, जो ज्यादा बड़े डिविएशन है, ज्यादा सीरियस डिविएशन, उन पे ही ध्यान देता है। बाकी छोटे मोटे डिविएशंस वो मिडिल और लोअर लेवल के लिए छोड़ देता है। इस प्रिंसिपल के हिसाब से उन्हीं मैटर्स को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और एक्सेप्शनल हैं, उन्हीं वही मैटर्स टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट किए जाते हैं ताकि वो उन पर डिसीजन लें और एक्शन लें। जो रूटीन और कम इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, वो लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए छोड़ दिए जाते हैं। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जो पूरा सिस्टम है, उसमें मैनेजर्स का अटेंशन की तभी जरूरत पड़ती है जब कुछ एक्सेप्शनल डिविएशन हो, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हो, एक्सेप्शनल प्रॉब्लम्स हो। अदरवाइज मैनेजमेंट उन सारी चीजों के लिए साइलेंट रहता है, कोई इंटरफेरेंस नहीं करता है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का रैशनल मतलब, इसका पर्पस ये है कि मैनेजर्स काफी बिजी लोग रहते हैं, वो अपना टाइम, एफर्ट, अटेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स पे दे पाएं, इसलिए उन्हें ट्रिवियल मैटर्स पर नहीं लाया जाता। ट्रिवियल मैटर्स उनके नॉलेज में नहीं लाए जाते। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इसका मतलब इन्वॉल्व करता है सिलेक्टिव कंट्रोल और कंट्रोल एट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स। कंट्रोल by whom? Control by top management. So management here, top management here controls only those things which are exceptional. Otherwise, it does not interfere at all. Principle of management, sorry, management by exception का कंसेप्ट ये है
कि अगर आप सब कुछ कंट्रोल करने जाएंगे तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेटर है कि आप सिर्फ एक्सेप्शनल चीजों को ही कंट्रोल करें। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन से बेनिफिट्स क्या होता है टॉप मैनेजमेंट को? मैनेजर्स का टाइम बचता है, मैनेजरियल टैलेंट का बेटर यूटिलाइजेशन हो पाता है, सिर्फ सेलेक्टिव अप्रोच यहाँ पे यूज की जाती है, बेटर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो सकता है ताकि जो ट्रिवियल मैटर्स हैं वो सबऑर्डिनेट्स के लिए छोड़ दिए जाएं, डिसीजन मेकिंग को स्पीड अप करता है, ये डिसीजंस फास्ट लिए जा सकते हैं क्योंकि मिडिल और लोअर लेवल को ही मैक्सिमम डिसीजंस लेने होते हैं यहाँ पे। मैनेजर्स को ये फोर्स करता है कि वो अपने स्टैंडर्ड्स को बार बार रिव्यू करें और उनमें कुछ चेंज लाना है तो उसमें चेंज लाएं। क्रिटिकल प्रॉब्लम्स और जब क्राइसिस आता है तो उस पे टाइमली एक्शन लिया जा सकता है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, अगर वो बाकी के ट्रिवियल मैटर्स में इन्वॉल्व ना हो तो, जैसा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में होता है। सबऑर्डिनेट्स का परफॉर्मेंस भी आप ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेज़ कर सकते हैं। मतलब आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं सबऑर्डिनेट्स का कि वो कैसा काम कर रहे हैं, अगर आप मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो। क्योंकि आपने मैक्सिमम काम जो ट्रिवियल वर्क है वो सबऑर्डिनेट्स को दे रखा है, तो आपके पास मैनेजर टॉप मैनेजमेंट के पास ज़्यादा काम नहीं है। वो कुछ सीरियस मैटर्स में ही इन्वॉल्व्ड है सिर्फ, और इसलिए वो परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छे से अप्रेज़ कर सकता है बाय ओवरसीइंग द मिडल एंड लोअर लेवल। जो सेल्फ मोटिवेटेड एम्प्लॉइज़ हैं उनको लर्निंग का एक लर्निंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है, जिससे वो अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा किया गया, उनको ज़्यादा काम दिया गया है। मैनेजर्स को फिर भी कॉशियस रहना चाहिए मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को अप्लाई करते समय। मैनेजर्स को ये नहीं अज्यूम करना चाहिए कि कोई इन्फॉर्मेशन नीचे से हमारे पास नहीं आ रही है, इसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है। क्योंकि कुछ अनप्लीजेंट और इनकन्वीनियंट इन्फॉर्मेशन उनसे दूर रखी जा सकती हैं इन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसके अलावा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में डिसएडवांटेज ये है कि सबऑर्डिनेट्स जो हैं कुछ परमिशंस को मिसयूज कर सकते हैं। इसीलिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक एसेंशियल परक्यूजिट है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का। मतलब टॉप मैनेजमेंट ने जो चीजें मिडिल और लोअर लेवल के लिए छोड़ के रखी हैं, उसकी समय समय पे इंफॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट को लेना चाहिए कि हमने जो आपको काम दिया था उसका क्या हुआ।